नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेड अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली में आपको 20 प्रश्न कराने से पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 41, जो कि आपको पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 42 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नाम जो है वो क्या है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या सिंधु सभ्यता। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे और आपको बताना था कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता जो है वो सही हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान तथा जो पश्चिम भारत है या पश्चिमी भारत है उसमें जो है वो स्थित थी। और ये जो सभ्यता है वो अपनी शहरी संस्कृति के लिए जानी जाती थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, शहरी संस्कृति के लिए जो है ये जानी जाती थी। बाद में इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर सिंधु सभ्यता जो है वो रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता है, यह पूछा जाए किस नदी के नाम पर है, तो सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया? 4 ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र या दक्षिण पूर्व क्षेत्र। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है वो सही हो जाएगा। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक आपका सुलेमान जो है वो जगह है, तो जो कि आप कह सकते हैं अब वर्तमान में केंद्रीय पाकिस्तान में जो है वो आता है। और एक और नाम है जिसका नाम है किरथर। तो ये जो किरथर है ये आपका दक्षिणी पाकिस्तान में अब आता है। तो इन्हीं की पहाड़ियों के बीच जो प्राचीन लोग थे वो फसलें उगाने का काम करते थे, इसीलिए आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। एक अनुशासन के रूप में सामाजिक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक, नागरिक और व्यक्ति डैश का विकास है। उसके जीवन का विकास है, उसके व्यवहार का विकास है, उसके अनुभव का विकास है या उसके तरीके का विकास है। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी के व्यवहार का सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे सामाजिक, नागरिक और व्यक्ति के व्यवहार का विकास जो है ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा कि अम्ल वर्षा का कारण जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है SO2, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कॉमा जो लिखा है ये एक्चुअल में 2 है। SO2 और NO2 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल का दहन, तीसरा कह रहा है कोयला जलाना और चौथा कह रहा है लकड़ी का दहन। तो आपको क्या छांटना है कि अम्ल वर्षा का इनमें से कौन सा जो है वो कारण होता है। विज्ञान जो है वहां से आपका ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। SO2 तथा NO2 ये आपका अम्ल वर्षा का कारण जो है इसका होता है। और इसी को आप एक लाइन के तौर पर भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल में जो आपकी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपकी जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, नाइट्रिक अम्ल और गंधक, ये जो है या कह सकते हैं गंधक जो है इसका तेजाब जो है वो बनाती है। तो ये आपका अम्ल वर्षा जो है उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा। और प्राकृतिक रूप से जो आपकी अम्लीय वर्षा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं ये आपकी अम्लीय होती है। इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो का लाभ नहीं है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है उदाहरण देकर छात्रों को वास्तविक कार्य समझना या समझाना। दूसरा कह रहा है कि मूल्यांकन में शिक्षक की भागीदारी को बढ़ाना। तीसरा कह रहा है कि छात्र प्रतिबिंब और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना। और चौथा कह रहा है कि छात्र का विकास, वर्णन और समय के साथ सीखना। आपको बताना है कि पोर्टफोलियो का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये लाभ नहीं पूछा था। तो मूल्यांकन में शिक्षक की भागीदारी जो है इसको बढ़ाना, ये आपका इसमें नहीं आता। पोर्टफोलियो का जो
यूज है, प्रयोग है, वो मूल्यांकन में किया जाता है। और ये मूल्यांकन में जो शिक्षक है उसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है वो कह सकते हैं नहीं होते हैं। और क्या क्या यूज आता है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षक है, माता पिता हैं, उनको बच्चों की क्षमता और कमजोरियों के विषय में पता लगाने में इससे हेल्प मिलती है। छात्रों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन करने में इससे हेल्प मिलती है। पोर्टफोलियो के बारे में मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है, खुदाई खिदमतगार, दूसरा ऑप्शन जो है ये रेड है, रेड शर्ट्स, तीसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, और चौथा है लियाकत अली खां। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इनके अन्य नाम थे खान अब्दुल गफ्फार खान के, जैसे कि सरहदी गांधी इन्हीं का नाम था, बच्चा खां इन्हीं का नाम था, बादशाह खान, अन्य अलग अलग इन्हीं के जो है वो नाम थे। इनका जो जन्म था वो हुआ था 1890 में, और कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में इनका जन्म जो है वो हुआ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा। निम्नलिखित में से किसे शिक्षक द्वारा मूल्यांकन हेतु प्राथमिक जानकारी तकनीक के रूप में इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है? मूल्यांकन में माँ में जो है वो बड़े की मात्रा लगेगी, कक्षा अवलोकन, विद्यालय में सर्वेक्षण, सहकर्मी प्रतिक्रिया या स्व मूल्यांकन। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर एक कक्षा अवलोकन सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, नॉर्मली आप देखिए तो जो विद्यालय प्रशासन है वो प्रत्यक्ष जो कक्षा का निरीक्षण होता है, जिसी को हम कक्षा अवलोकन कहते हैं, तो इसी को प्राथमिक जो जानकारी तकनीक है उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही आपका पूछा गया था, प्राथमिक जानकारी तकनीक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कक्षा अवलोकन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सात कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का अधिशासी प्रधान यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति सही हो जाएगा। प्रश्न में ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि देश का पूछा गया है कि राज्य का पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पर देश का पूछा गया है, इसलिए आपका राष्ट्रपति होगा। परंतु यही लिखा होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का, आपसे पूछा क्या गया होता कि राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तब आप राज्यपाल को जो है वो टिक करते हैं। तो बस इतना सा अंतर ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? प्रश्न में क्या कह रहा है, नहीं है। अब पहला ऑप्शन है समाज की वास्तविकता के विषय में बच्चों में जागरूकता पैदा करना, दूसरा कह रहा है सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर बहस और उसे प्रतिबिंबित करना, तीसरा कह रहा है कि मानवीय रिश्तों को समझना, और चौथा कह रहा है सामाजिक के नियमों को नीचे गिराना। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपको पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक जो नियम है उनको नीचे गिराना किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। यही पूछा गया था कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है आपका उद्देश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा, कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, यहाँ पर ऑप्शन बी सी एक में मिल गया है, सी वाला यहाँ से है, दूसरा वाला अनुच्छेद 365, तीसरा वाला अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 370। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 जो है वो सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 352 में ये बताया गया है कि युद्ध है या बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, इसके कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्से की यदि सुरक्षा खतरे में आती है तो राष्ट्रपति, ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन, राष्ट्रपति जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो कर सकता है।
ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राज्यपाल, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन होंगे तो राष्ट्रपति कर सकता है। वहां पर जब आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलते हैं तब आप कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने बताया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि आपका जब मूल संविधान था, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सी चीजें उसमें बदल गई हैं, तो मूल संविधान में एक वर्ड था सशस्त्र विद्रोह, इसी आपातकालीन से ही संबंधित है, सशस्त्र विद्रोह। इसकी जगह जो है आपका आंतरिक अशांति का उल्लेख जो है वो किया गया था, जिसे बाद में सशस्त्र विद्रोह में जो है वो चेंज कर दिया गया। पहले ये आपका आंतरिक अशांति था, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। मूल संविधान की जब बात की जाए तो उसमें आपका इस प्रकार से बदला है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। छात्रों में आवाज उठाने के सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि उससे जो मौजूदा परिदृश्य है उनकी पूछताछ की जा सकती है, सब कुछ जानने का नाटक किया जा सकता है, मांग को पूरा किया जा सकता है या ध्यान दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि मौजूदा जो परिदृश्य हैं उनकी पूछताछ की जा सकती है। क्यों? आवाज उठाने का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी चीज आप ऐसे ही ना स्वीकार कर लीजिए। कोई भी जैसे कि डीएलएड के हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बता दिया गया कि इस कारण पेपर नहीं हो रहे हैं तो आपने मान लिया। तो यही है कि जो मौजूदा परिदृश्य हैं उसकी पूछताछ की जा सकती है कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हो रहे पेपर। तो इस चीज से आप इसे जोड़कर समझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा। 4 ऑप्शन है, बताना आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड सही हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में यदि पूछा जाए तो पूर्वी जो सिंहभूम जिला है उसके अंतर्गत आपका जो जादूगोड़ा है ये जो है वो आता है। और यही आपको यहाँ पर रा लिखा है, ये आप देखेंगे नेट पे कहीं कहीं आपको रा भी लिखा देखने को मिलता है, जादू गोरा लिखा देखने को मिलता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों ही लिखे देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर नाम देखने को मिले। तो आप समझ जाइएगा इसके नाम से झारखंड में है। और ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम जो है इसके लिए जो है वो फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां कि मोह भंग, अविश्वास और असफलता निम्नलिखित में से किस डर के उदाहरण हैं? व्यक्तिगत बाधा, संगठनात्मक बाधा, व्यवसायिक बाधा या सामुदायिक बाधा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत बाधा जो है वो सही हो जाएगा। और आप शिक्षकों के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये जो बाकी ऑप्शन है संगठनात्मक बाधा, व्यवसायिक बाधा, सामुदायिक बाधा, इन सभी को जो शिक्षक है उसको मूल्यांकन प्रणाली से जो है वो दूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 13। 1917 के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक या मौलाना अबुल कलाम आजाद। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या याद रखने वाला है, सबसे पहला कि ये सन ध्यान रखिएगा 1917 में, दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट, और कलकत्ता अधिवेशन और कौन से नंबर का था, तो ये आपका 32वां अधिवेशन जो है वो था। बस इतनी चीजें से संबंधित ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सामाजिक रचनावादी विचारों द्वारा समर्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं एबीसीडी, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की डायरेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि कक्षा में संभाषण तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। तो यही आपका अधिगम के सामाजिक रचनावादी विचारों द्वारा समर्थित है, यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल आपके सीटेट के लिए अपितु ये आपका
सुपर टेट के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़े गए थे। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस संविधान संशोधन को सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन के अंतर्गत भी जो है वो रखा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि भक्ति के एक चिन्ह के अनुसार भक्त स्तूप के चारों ओर किस दिशा में चलते हैं। यहाँ पर और नहीं होगा, और होगा, एक मात्रा लगेगी। अब आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिणावर्त, वामावर्त, आधा दक्षिणावर्त और आधा वामा, या किसी भी दिशा में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और जिनको दक्षिणावर्त नहीं पता है वो मैं बता दूं, दक्षिणावर्त आपका जो घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो आपका होता है दक्षिणावर्त, और वामा इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसी को आप दूसरे तरीके से इंग्लिश में कहते हैं, तो दक्षिणावर्त को आप क्लॉकवाइज कहते हैं, और जो आपका वामावर्त है इसे आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश जो है वो हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्मारक होते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था। और जो प्रश्न में कह रहा है कि भक्ति के एक चिन्ह के अनुसार भक्त स्तूप जो है वो डैश या किसके चारों ओर किस दिशा में चलते हैं, तो या भक्त स्तूप के चारों ओर किस दिशा में चलते हैं, तो आपके दक्षिणावर्त या भक्त घड़ी की दिशा में जो है वो चलते हैं। इतना सा ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, या इन सभी के द्वारा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा जो है वो सही हो जाएगा। तो एक एक लाइन में इनको जान लेते हैं। स्थगन द्वारा क्या होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं सभा की इस बैठक को आप समाप्त, या सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि अगली बैठक के लिए एक नियत समय पर पुनः समवेत होती है। और स्थगन सभा के उस संक्षिप्त अवकाश को भी व्यक्त करता है जो कि उसी दिन नियत समय पर पुनः जो है वो समवेत होती है। सत्रावसान में क्या होता है, ये आपका आर्टिकल 85(2) से रिलेटेड होता है। इसके अंतर्गत आमतौर पर जो सत्रावसान होता है वो सभा की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिए जाने के बाद जो है वो होता है। और विघटन भी आपका इसी 85(2) आर्टिकल में आता है, और इसमें आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो दिए गए आदेश या लोकसभा की पहली बैठक के लिए नियत तारीख से लेकर 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर लोकसभा के कार्यकाल का समाप्त होना जो है वो आता है। थोड़ा सा टफ है, तो आप डायरेक्ट नाम भी याद रख सकते हैं, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त जो है वो की जा सकती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन में से किसने किया। इनमें से किसने किया आपको बताना है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड विलिंगटन। 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वायसराय के पद पर जो है वो रहे थे, और भारत की जो नई राजधानी है उसके रूप में नई दिल्ली को, ये जो आप देख पा रहे हैं दिल्ली, इसको या नई दिल्ली कह सकते हैं, इसको 1931 में दिल्ली के रूप में जो है वो घोषित किया था, या उद्घाटन जो है वो किया था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जितने भी हैं नए मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 19 संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची जो है वो सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, जिसे हम लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं,
तो दल बदल विरोधी जो कानून है इसके रूप में जो है वो जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसे वर्ष 1985 यानी कि 1985 को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो लाया गया था। अब लाने का उद्देश्य क्या था? पहले एक्चुअल में क्या हुआ था, एक बार की घटना है कि कुछ नेता थे जिन्होंने एक ही रात भर में ही बहुत सी पार्टियां बदल ली थी। तो जो राजनीतिक लाभ का पद देखते हुए कह सकते हैं दल बदल का होती थी, उस पर रोक लगाने के लिए जो है ये लाया गया था दल बदल विरोधी कानून। तो आप कह सकते हैं इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जो जनप्रतिनिधि थे उनको अयोग्य करार देना था, ताकि जो संसद है उसकी स्थिरता जो है वो बनी रहे। तो यही आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां ने ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी ने ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने ऑप्शन नंबर डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।